आज हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले हम नाम पर ही आते हैं कि आखिर इस जो लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है। स्टैटिक का मतलब होता है, अगर ऑब्जेक्ट की स्टैटिक कंडीशन की बात करेंगे, इसका मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो स्टैटिक पोजीशन है उसकी ऑब्जेक्ट की। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड होता है इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है चार्ज। इलेक्ट्रॉन की जो सबसे खास बात है वो यही है कि इसके ऊपर चार्ज होता है, जिस चार्ज को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, E इक्वल्स टू माइनस 1.6 10 - 19 कूलाम। ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का मेजरमेंट है, इतना अमाउंट होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज का। तो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है और वो स्टैटिक की बात हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन का ऐसी कंडीशन, इलेक्ट्रॉन की ऐसी कंडीशन जिसमें वो स्टैटिक पोजीशन में हो, उस समय जो इलेक्ट्रिसिटी का डेवलपमेंट होगा, प्रोडक्शन होगा, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अगर यही इलेक्ट्रॉन मोशन में हो, ठीक है, अगर यही इलेक्ट्रॉन मोशन में हो तो उसका नाम बदल जाएगा, ये स्टैटिक नहीं रह जाएगा, उसको कहेंगे डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। डायनेमिक कंडीशन कहेंगे, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। और इसी को कहते हैं, अपना जो एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी होता है, जो करंट फ्लो करती है, उसी इलेक्ट्रॉन के मोशन से मूवमेंट फ्लो करती है, करंट फ्लो करती है, और वो इलेक्ट्रिसिटी हम आज यूज़ करते हैं। बाकी ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, ये पुराना कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट ही आया था, उसके बाद इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के बाद हम जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किए, और करंट का जो कॉन्सेप्ट है वो आया, वोल्टेज का कॉन्सेप्ट आया, ये सब कुछ आया। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को इस स्टैटिक फॉर्म में देखा गया था, और यही जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। अब ये कैसे डेवलप होता है, कि कैसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है, आखिर इसका मतलब सबसे पहले मतलब ही समझा देते हैं। मीनिंग ये है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये हुआ कि चार्ज मोशन में नहीं है, रेस्ट में है, इलेक्ट्रॉन मोशन में नहीं है, रेस्ट में है, और उस वजह से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है। और वो इलेक्ट्रिसिटी जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी जो आज हम यूज़ करते हैं वो नहीं है। ये क्या है? इसका सीधा सा मतलब यही है कि जब हम सबसे पहले थेल्स ने जब अंबर को रगड़ा था, किसके साथ? वूल के साथ रगड़ा था, ऊन के साथ रगड़ा था, तो उसने देखा था कि अंबर के पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है जिससे ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। ट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट कर रहा था, और छोटे छोटे जो फीदर्स हैं, पक्षियों के जो पंख है, उनको अट्रैक्ट कर रहा था। इसके अंदर ये प्रॉपर्टी आ रही थी। ऐसा क्यों हो रहा था? अब इसी बात को यहाँ समझेंगे हम। यही स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की यही एग्जांपल्स हैं। पहला एग्जांपल्स ये है, दूसरा भी हमने बताया था इसके जस्ट पहले वाली वीडियो में। दूसरा एग्जांपल जो हमने बताया था वो ये था कि ग्लास रॉड को भी इसी तरीके से, ग्लास रॉड को यहाँ पर सिल्क से अगर हमने रगड़ दिया है, तो उस समय भी ग्लास के पास ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है कि ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने लगता है। जो लाइट ऑब्जेक्ट्स हैं, जो हल्के ऑब्जेक्ट्स, उनको अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है। तीसरा जो एग्जांपल बताया था वो ये था कि प्लास्टिक का रॉड है, अगर प्लास्टिक रॉड है और प्लास्टिक रॉड को अगर हमने फिर से वूल के साथ रगड़ दिया है, तो होगा क्या? प्लास्टिक रॉड के अंदर भी ये प्रॉपर्टी आ जाती है कि हल्के ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचने लगता है। यही पूरा जो एग्जांपल हमने बताया कि अंबर, ग्लास, प्लास्टिक, रॉड, इसको अगर हम रब कर रहे हैं दूसरे मटेरियल के साथ, इसके अंदर जो है जो प्रॉपर्टी आ रही है वो किस वजह से आ रही है, यही स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में आज हम पढ़ेंगे। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब सिर्फ यही है। बाकी डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रॉन के मोशन से डेवलप होती है, वो चीज़ हम इलेक्ट्रिसिटी के दूसरे चैप्टर में, जिसमें करंट होता है, जिसकी वजह से करंट डेवलप होती है, वो चीज़ उसमें है। यहाँ पर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब सिर्फ यही है, रबिंग की कंडीशन, मतलब रगड़ करके जो इलेक्ट्रिसिटी का ऑब्जर्वेशन किया गया था, एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसे कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ऑब्जेक्ट जो है, यानी कि चार्ज, बिल्कुल स्टैटिक कंडीशन में है। अब ये कैसे डेवलप होता है देखें। सबसे पहले ये जान लें कि सारे जो मैटर्स हैं, सभी मैटर्स किससे बने होते हैं, ये सब जानते हैं। एटॉमिक थियरी के बाद, डाल्टन की जो एटॉमिक थियरी आई, उसके बाद हम जानते हैं कि ये सारे जो मैटर्स हैं वो एटम से बने हुए हैं। और एटम के अंदर क्या होता है? एटम के अंदर होता है भैया न्यूक्लियस होता है, सेंट्रल न्यूक्लियस, बिल्कुल बीच में, एटम के बीचों बीच में होता है न्यूक्लियस।
और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और साथ में रहता है न्यूट्रॉन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन, यहीं पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस न्यूक्लियस का चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चक्कर लगाते हैं। और ये प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज का होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। यूजुअल कंडीशन में ये होता है, जनरली ये होता है कि जो मैटर होता है उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन भी होते हैं, ठीक है। अक्सर ज़्यादातर कंडीशन में ये होता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या जो है, जो नंबर्स हैं वो बराबर होते हैं। इस वजह से ये माइनस वाला इस प्लस वाले को क्या करता है, कैंसिल आउट कर देता है। और उसके बाद मैटर के पास कोई चार्ज बचता नहीं है। मैटर के पास चार्ज कितना बचता है, 0 बचता है, क्योंकि पॉजिटिव जितने उतने नेगेटिव, चार्ज 0 हो गया। इसी वजह से जो मैटर होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भैया एकदम जो है ये क्या है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है मैटर, क्यों, क्योंकि चार्ज 0 हो गया, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने प्रोटॉन अगर हैं किसी मैटर में तो उसको कहा जाएगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मैटर। मतलब ठीक है, अगर मान लिया इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते तो कहा जाता कि नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर ज़्यादा है। अगर प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाती तो कहा जाता कि पॉजिटिव चार्ज इस मैटर पर ज़्यादा है, ठीक है। अब देखा हमने ये जाना कि मैटर जो है सारे मैटर्स एटम से बने होते हैं। उसके बाद दूसरी बात ये हम जाने कि आखिर क्या होता है कि कोई जो मटेरियल है वो चार्ज हो जाता है, उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। जाहिर सी बात है, या तो प्रोटॉन या तो इलेक्ट्रॉन किसी एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में जाता होगा। अब देखें कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। न्यूक्लियस जो एटम का सेंट्रल पार्ट होता है और इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो सबसे पहले जो इंटरेक्शन में आएगा वो बाहर वाला पार्ट आएगा। जैसे होता क्या है कि राजा का जो किला बनता है तो किले का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसमें राजा रहता है। अब किले के बाहर जो है सिपाही रहते हैं, किले के दीवारों के अंदर भी सिपाही रहते हैं। तो सबसे पहले जब अटैक होता है तो क्या होता है कि सबसे पहले जब अटैक होता है तो सिपाही सबसे पहले सामने आते हैं और सिपाही लड़ते हैं और राजा की बारी बाद में आती है। राजा के पास आपको पहुंचना है तो बहुत कुछ आपको झेलना पड़ेगा। मतलब क्या है कि पहले किले के अंदर जाना होगा, किले के अंदर भी क्या है, अंदर सिपाही हैं। उसके बाद उसके सेंट्रल पार्ट में राजा बैठा होगा, राजा का जो सोने का कमरा है, रहने का कमरा है वो। तो ऐसे ही यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, यहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। जो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन जो सिपाही हैं जो चक्कर लगा रहे हैं इस न्यूक्लियस के, उनको जो है हम बाहर कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन का निकलना बड़ा मुश्किल है, प्रोटॉन को आप नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन निकल सकता है क्योंकि ये बाहर चक्कर लगा रहा है, एटम के बाहर की पोजीशन में है, बाहर की लोकेशन में है, इसको निकाला जा सकता है। तो ये बात क्लियर कर लीजिए कि नहीं, प्रोटॉन नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ही हम ट्रांसफ़र करा सकते हैं एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल तक, ठीक है। और प्रोटॉनों का निकलना मुश्किल है, इसको नहीं निकाल सकते क्योंकि ये न्यूक्लियस में है, सेंट्रल पार्ट में है एटम के, ये नहीं हो सकता। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से ही यहाँ चार्ज डेवलप होगा। तो देखा जाए कि होता क्या है कि दो मटेरियल मान लिया हमारे पास हैं। जैसे यहीं पर हमने क्या किया, ये ग्लास रॉड है, ठीक है, ग्लास रॉड है, इसको सेल के साथ रगड़ा हमने। होता क्या है कि ये जो ग्लास रॉड है ये इसके पास भी इलेक्ट्रॉन होंगे जो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहे होंगे। सेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन होंगे जो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहे होंगे। लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन में अंतर इतना होता है कि इसके इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं होते हैं, लूजली बॉन्डेड। तो वैसे भी जो है, जैसे मान लिया कि ये न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं वो सेल्स में लगाते हैं। डिफरेंट टाइप की सेल्स होती है, KLM इस तरीके से सेल होती है, पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल। तो आखिरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो उस कंडीशन में होता क्या कि आखिरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो काफ़ी दूर होता है न्यूक्लियस से, और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उससे बहुत कम होता है। न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ खींच नहीं पाता और वो समझ लीजिए कि वो एकदम से थोड़ा बहुत क्या है, लगभग उसको फ्री समझ लीजिए कि वो फ्री हो जाता है, क्योंकि वो बाहर का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसका जो संपर्क है न्यूक्लियस से वो बहुत कम है, इस वजह से उसको निकालना बड़ा आसान है। तो यहाँ भाई इसके अंदर भी आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके अंदर भी आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर होता क्या कि अगर बाहरी सेल में, आउटर सेल में, ठीक है, आउटर सेल में अगर मान लिया कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन, अगर ये कंडीशन है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन अगर बाहरी कक्षा में है, बाहरी सेल में है,
तो इनको निकालना वहाँ से बड़ा आसान होता है। और ऐसे मटेरियल को कहा जाता है मेटल, ठीक है। ऐसे मटेरियल मेटेलिक होते हैं, ठीक है, मेटेलिक नेचर के होते हैं, ये मेटल होते हैं। और इनकी खास बात ये होती है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को या दो इलेक्ट्रॉन को या तीन इलेक्ट्रॉन को आसानी से दूसरे मटेरियल को दे सकते हैं और ये दे करके अपना उसके साथ रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ हमें केमिस्ट्री में नहीं जाना है, बस यहाँ ये समझना है कि हाँ इलेक्ट्रॉन को कैसे निकाला जा रहा है, क्योंकि प्रोटॉन तो निकल नहीं सकता है। जो चार्ज डेवलप होगा किसी मटेरियल के ऊपर वो कैसे होगा, बस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से होगा। अब ये कैसे हो सकता है, देखें, जो ग्लास रॉड है उसके बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। और ये एनर्जी जब देंगे हम तो उस एनर्जी को कहा जाता है, मतलब बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वहाँ से नॉक आउट करने के लिए और दूसरे मटेरियल तक पहुँचाने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जो आवश्यकता पड़ती है, जिस एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, उसे कहते हैं, एक बहुत अच्छा नाम है, वर्क फंक्शन, ठीक है, उसको वर्क फंक्शन कहते हैं। ये क्या होता है, हम जानते हैं कि वर्क भी एक एनर्जी ही है। तो ये ऐसी एनर्जी होती है जो ज़रूरी होती है बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन को उसके सेल से बाहर करने के लिए, उसके सेल से भी भगा देने के लिए, ताकि वहाँ से निकल करके वो दूसरे मटेरियल में चला जाए। अब जब रगड़ा जाता है, मान लीजिए ग्लास रॉड को हमने सेल के साथ रगड़ा है, उस कंडीशन में क्या होगा कि हीट डेवलप होती है, सरफेस पर हीट डेवलप होती है। और सरफेस के जो इलेक्ट्रॉन है उसमें जो एटम है, उसके जो आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं, उनको इतनी एनर्जी मिल जाती है इस हीट की वजह से कि वो देखते हैं कि किसका वर्क फंक्शन कम है। अब देखिए, एनर्जी है, वर्क का फंक्शन का मतलब एनर्जी। अगर कितनी एनर्जी चाहिए हमें उस इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। इसका भी कुछ वर्क फंक्शन होगा। मान लीजिए वर्क फंक्शन इसका W1 है, इसका W2 है, इसका W1 और इसका W2। और सिल्क हमने बताया कि ये ऐसे मटेरियल हैं जहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इसको देना बड़ा मतलब इसके पास 1 2 3 4 ये इस टाइप का मटेरियल है। तो ये वर्क फंक्शन जो W1 है ये बहुत कम होता है W2 के। समझ में आई बात? मतलब अगर हमें यहाँ से ग्लास से अगर हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो हमें जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी E1 बहुत कम चाहिए एज़ कम्पेयर टू द सिल्क। अगर सिल्क से हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो जो एनर्जी हमें चाहिए वो बहुत कम चाहिए। इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए, उसके आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए, और वो भी सरफेस वाले जो एटम होंगे वहाँ से। क्यों? क्योंकि भाई बाकी जो मटेरियल है वहाँ पर हीट नहीं जा रही। हीट कहाँ पर जा रही? जो सरफेस से रगड़ा जा रहा है, तो जो सरफेस के एटम है उनको हीट मिल रही है, तो वहीं से इलेक्ट्रॉन वहाँ से नॉकआउट होंगे। सारे इलेक्ट्रॉन नहीं नॉकआउट होंगे क्योंकि बहुत सारे एटम्स होंगे इन दोनों मटेरियल में, सब जो है टच में नहीं आ रहे हैं, सबके अंदर वो हीट नहीं पहुँच रही है। जो सरफेस पर एटम है उनके पास जो हीट पहुंच रही है उसकी वजह से होगा क्या, इनको हीट मिल जाएगी और उनको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि अब ये यहाँ से निकल सकते हैं। इनको कम एनर्जी चाहिए। ये जो इलेक्ट्रॉन ग्लास के पास है, ग्लास के आउटर सेल में है सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन, उनको कम एनर्जी चाहिए, इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो जो एनर्जी हीट की वजह से मिल रही है, सरफेस एटम के जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से उस हीट वाली एनर्जी को ले करके और ये निकल जाते हैं। निकल करके कहाँ जाएंगे? क्योंकि दूसरा जो सरफेस है वो सिल्क का सरफेस है, ये भी टच में है बिल्कुल। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ से कहाँ चले जाते हैं? इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाते हैं, ठीक है, इसमें ग्लास रॉड से निकल करके किस में चले जाते हैं? सिल्क में चले जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके 1 2 या जो भी है इसमें चला गया। अब यहाँ जितने भी इलेक्ट्रॉन थे, मान लिया यहाँ पर N1 इलेक्ट्रॉन थे ग्लास में, ठीक है, और दूसरे वाले में सिल्क में N2 इलेक्ट्रॉन थे। तो इनिशियल कंडीशन में, ठीक है, इनिशियली क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो N1 + N2 है। अब यहाँ से क्या किया हमने? एक इलेक्ट्रॉन मान लिया, एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है और इसमें चला गया है। फाइनली जो मैटर हुआ, फाइनली देखते हैं कि क्या हो रहा है। फाइनली जो ग्लास में इलेक्ट्रॉन है वो एक कम हो गया और जो सिल्क में इलेक्ट्रॉन है उनमें एक नंबर की बढ़ोतरी हो गई, बढ़ गया भाई। लेकिन फिर भी देखा जाए, अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये माइनस ये प्लस कट जाएगा और फाइनली फिर से N1 + L2 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब जो टोटल इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों मटेरियल को यहाँ रब किया जा रहा है, टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो चार्ज है कह दिया जाए, वो बिल्कुल कंजर्व है, उनमें वो बिल्कुल कांस्टेंट हैं, फिक्स हैं, वो नहीं बदल रहे हैं। बस हो क्या रहा है कि एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, यानी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कि जो टोटल चार्ज है वो नहीं बदल रहा है। और यहीं से एक कॉन्सेप्ट आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज कंजर्व होता है।
ठीक है। चार्ज को ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। जैसे एनर्जी कंजर्व होती है, मोमेंटम कंजर्व होता है, वैसे चार्ज भी कंजर्व है कि चार्ज को हम बना नहीं सकते हैं, बस ये चार्ज को जो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बस इतना कर सकते हैं। तो यही देखिए यहाँ पर रीज़न यही है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रॉन निकलता है, दूसरे में जाता है। अब एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया। ये जो ग्लास रॉड है ये पॉजिटिव हो गया, और सिल्क रॉड है ये सिल्क जो है वो नेगेटिव हो गया। अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, हम जानते हैं कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, लेकिन अनलाइक चार्जेस के बारे में क्या जानते हैं कि जो अनलाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं भैया, ठीक है। ये अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, छोड़ते नहीं हैं, चिपक जाते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ये दोनों अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में होने लगेगा, ठीक है। और इसी वजह से देखिए होता क्या है कि जब ये रगड़ते हैं तो क्या होता है कि एक जो सरफेस है दूसरे सरफेस पर चिपकता है, तो उसका कारण भी यही है। चिपकने का मतलब ये हुआ कि फ्रिक्शन जो डेवलप होता है, ठीक है, दो सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन डेवलप होता है उसका कारण भी यही है, इलेक्ट्रिकल फोर्स। यानी कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो जाता है तो दोनों में अट्रैक्शन होने लगता है और दोनों चिपकने लगते हैं, और उसी को कहते हैं फ्रिक्शन, है ना। तभी जो है, जैसे मान लिया कि हम रोड पर चलते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो हमारे जो गाड़ी के पहिए और जो रोड के बीच में है उसमें फ्रिक्शन रहता है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो फिसल जाएंगे भाई, और वो फ्रिक्शन इसी वजह से आता है, ठीक है। जब हम चलते हैं तो वो हीट प्रोड्यूस होती है, हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफ़र होते हैं एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में, फिर इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है, और उसकी वजह से ये इलेक्ट्रिकल फोर्स ही जो फ्रिक्शन फोर्स को डेवलप करता है, प्रोड्यूस करता है। इतनी बात समझ में आई। मतलब ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है वो इलेक्ट्रॉन के रेस्ट वाली पोजीशन है, इलेक्ट्रॉन की स्टैटिक वाली पोजीशन है, जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट में है, स्टैटिक कंडीशन में है, फिक्स कंडीशन में एक ही पोजीशन पर बना हुआ है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। उसके एग्जांपल सिर्फ यही है, रबिंग वाला मैटर जो है वो पूरा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मैटर है। बाकी अगर जब इलेक्ट्रॉन मोशन में हो जाएंगे तो करंट डेवलप हो जाएगी, उसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, उसको डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी आप कह सकते हो। तो ये हुआ, पूरा समझ में आया। और ये भी हमने समझा यहाँ पर कि भैया जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स, वो भी उसका भी जो प्रोडक्शन है, जो सोर्स है वो क्या है, यही इलेक्ट्रिकल फोर्स ही है। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जा रहा है रगड़ने की वजह से, और इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन होगा तो जाहिर सी बात है एक दूसरे को खींचेंगे, और खींचेंगे तो ये दोनों एक दूसरे से चिपकने की कोशिश करेंगे, और यही जो है यहाँ फ्रिक्शन डेवलप होता है। तो इस क्लास में हमने ये देखा कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, उसको हमने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया। आप हमें उम्मीद है, आई होप कि आप सबको ये पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है, उसके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे।